भारतीय संविधान को एक अनोखा दस्तावेज कहते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। कहते हैं ये संघात्मक है पर इसकी आत्मा एकात्मक है। इसका मतलब क्या है? तो हम इसके संघात्मक रूप, एकात्मक मिजाज और इस संतुलन के पीछे की वजह को समझेंगे। पहले बात करते हैं इसके संघात्मक ढांचे की, यानी वो चीजें जो इसे फेडरल बनाती हैं। जैसे यहाँ केंद्र और राज्य दो सरकारें हैं और शक्तियों का बंटवारा भी एकदम साफ है। सबसे ऊपर है लिखित संविधान और इसकी रक्षा के लिए है एक आजाद न्यायपालिका। पर अब आते हैं इसकी एकात्मक आत्मा पर, जो केंद्र सरकार को बहुत मजबूत बनाती है। सोचिए, पूरे देश के लिए बस एक संविधान और एक ही नागरिकता, ये काफी अलग है। और हाँ, इमरजेंसी में सारी ताकत केंद्र के पास चली जाती है, यहाँ तक कि गवर्नर भी केंद्र ही चुनता है। तो ये है वो खास बात, एक तरफ राज्यों को आज़ादी तो दूसरी तरफ केंद्र का मजबूत कंट्रोल। और ये कोई भूल नहीं थी, संविधान बनाने वालों ने इसे बहुत सोच समझकर ऐसा बनाया था। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत की विविधता बनी रहे और देश की एकता भी मजबूत हो। तो एक्सपर्ट्स इस अनोखे सिस्टम को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मशहूर स्कॉलर केसी वेयर ने इसे क्वाजी फेडरल कहा, मतलब ये पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। कुछ लोग इसे ऐसा यूनियन भी कहते हैं जिसका झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जो जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। यानी आम दिनों में ये फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है और मुश्किल वक्त में यूनिटरी बन जाता है। चलिए समझते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और उनकी असल स्थिति को। भारत का सबसे बड़ा पद, क्या ये सिर्फ नाम का है या सच में इसमें कोई शक्ति है? मतलब राष्ट्रपति देश के औपचारिक मुखिया हैं, पर असली शासन तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही चलाते हैं। लेकिन कागज पर देखें तो राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, सच में बहुत ज्यादा। सोचिए, प्रधानमंत्री, गवर्नर, जज, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही तो करते हैं। और हाँ, कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून बन ही नहीं सकता। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं और दुनिया में भारत का चेहरा भी। और इमरजेंसी में तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। पर क्या ये सच है? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, संविधान का अनुच्छेद 74 जो सब कुछ बदल देता है। खासकर 42वें और 44वें संशोधन ने ये तय कर दिया कि राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति बस एक रबर स्टैंप है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सोचिए, त्रिशंकु संसद है, कोई बहुमत नहीं, तब राष्ट्रपति का विवेक ही काम आता है। तो राष्ट्रपति की असली भूमिका है संविधान के रक्षक की, एक संतुलन बनाने वाली शक्ति की। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है देश की एकता और संविधान की रक्षा करना, खासकर मुश्किल वक्त में। लिए जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। तो राष्ट्रपति को चुनता कौन है? आम जनता तो नहीं, बल्कि वोटर्स का एक खास ग्रुप। आज हम समझेंगे इसका संवैधानिक आधार, इलेक्टोरल कॉलेज, और चुनाव का ये अनोखा तरीका। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान में ही लिखी हुई है, खासकर 2 आर्टिकल्स में। जी हाँ, आर्टिकल 54 और 55। एक में चुनाव का जिक्र है, दूसरे में उसका तरीका। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? आसान भाषा में ये राष्ट्रपति के वोटर्स का ग्रुप है। इसमें सिर्फ चुने हुए एमपी और एमएलए ही वोट दे सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। अच्छा, ये कोई आम चुनाव नहीं है, इसकी वोटिंग का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है, ताकि देश की विविधता चुनाव में भी दिखे। और इस्तेमाल होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी STV। अब ये क्या है समझते हैं। इसमें वोटर एक वोट नहीं देता, बल्कि कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करता है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ हर एक वोट की कीमत बराबर नहीं होती। एक MLA के वोट की कीमत इस फॉर्मूले से निकलती है, इससे राज्यों में बैलेंस बना रहता है। और एक MP के वोट की कीमत जो संसद और राज्यों के बीच एक बैलेंस बनाती है। अब बात करते हैं कि कौन राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। भारत का नागरिक, उम्र कम से कम 35 और लोकसभा सदस्य बनने के लायक हो। सिर्फ क्वालिफिकेशन ही काफी नहीं, नॉमिनेशन के लिए भी एक बड़ी शर्त है। नॉमिनेशन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 50 और लोग इस प्रस्ताव का समर्थन भी करने चाहिए। और हाँ, चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद हो तो फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।
तो आखिर इतना मुश्किल सिस्टम क्यों? ताकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। आज बात करेंगे एक जरूरी लेकिन थोड़े मुश्किल कानूनी कॉन्सेप्ट की, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या, हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है और इस पर इतनी बहस क्यों होती है। इसे समझने के लिए पहले इसे एक नॉर्मल अरेस्ट से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक होता है सजा देने के लिए और दूसरा होता है कुछ गलत होने से रोकने के लिए। मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रिवेंशन है, क्राइम होने से पहले ही रोक देना। और ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, इसकी पावर सीधे हमारे संविधान से आती है। हाँ, पर संविधान कुछ अधिकार भी देता है, जैसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारण जानने का पूरा हक है। लेकिन कुछ ऐसे कानूनी अधिकार जो नॉर्मली मिलते हैं, वो यहाँ पर लागू नहीं होते। एक एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के बिना किसी को भी मैक्सिमम 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। और इसे आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वो एडवाइजरी बोर्ड इसके लिए हाँ कहे। अब देखते हैं कि कौन से बड़े कानून इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल हैं NSA, कॉफीपोसा और UAPA। इन सभी कानूनों का मकसद ऑफिशियली तो देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना ही बताया जाता है। और यहीं पर आकर ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है। दोनों साइड्स के पॉइंट्स काफी स्ट्रांग हैं। इसके सपोर्टर्स का मानना है कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए, आतंकवाद जैसी चीजों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि ये तो फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। और यही टकराव इस कानून के सबसे बड़े टेंशन को दिखाता है। एकदम सही कहा गया है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये बचा भी सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद को समझते हैं। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति हैं, वो अपने आप राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। संविधान के ये 3 अहम आर्टिकल्स इस पद और इसकी जिम्मेदारियों को तय करते हैं। तो सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं और कौन इस पद के लिए योग्य है। इनका चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। और यही बात इसे राष्ट्रपति चुनाव से अलग बनाती है, जहां राज्यों के विधायक भी वोट डालते हैं। चुनाव का सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीदवार को ये 4 संवैधानिक शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और काम 2 हिस्सों में बटे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली और मुख्य भूमिका है राज्यसभा के सभापति की। वो सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। और दूसरी अहम भूमिका है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना, लेकिन सिर्फ कुछ खास हालात में। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिल जाती हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। हाँ, वो चाहें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ भी सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में एक प्रक्रिया होती है जिसके 2 मुख्य स्टेप्स हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से आसान होती है। तो आखिर ये पद इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके महत्व को समझते हैं। ये पद राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाता है और राष्ट्रपति पद की निरंतरता बनाए रखता है। ये बात इस पद के सांकेतिक और असल दोनों तरह के महत्व को एकदम साफ करती है। चलिए जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनकी असली हैसियत के बारे में। भारत में राष्ट्रपति तो राष्ट्र के प्रमुख हैं, पर असली शासक कौन है? किसके हाथ में है असली पावर? ये हैं प्रधानमंत्री, जिन्हें रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। मतलब असल में सरकार यही चलाते हैं। और ये शक्ति आती है संविधान से। आर्टिकल 74 और 75 में सब कुछ साफ साफ लिखा है। तो आखिर प्रधानमंत्री करते क्या हैं? चलिए उनकी मुख्य भूमिकाओं पर एक नजर डालते हैं। वो मंत्रिपरिषद और संसद दोनों के लीडर हैं और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की सबसे अहम कड़ी भी। अब इतनी बड़ी भूमिकाओं को निभाने के लिए जाहिर है शक्तियां भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अपनी कैबिनेट बनाना, देश की नीतियां तय करना और सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण रखना। संसद में भी उनका पूरा कंट्रोल होता है। कौन सा बिल कब आएगा ये सब वही तय करते हैं। इतना ही नहीं, देश के बजट और विदेश नीति जैसे बड़े फैसलों में भी उनकी अहम भूमिका होती है। पर क्या ये पावर बिल्कुल असीमित है? क्या इस पर कोई रोक टोक नहीं है? असल में पीएम की पावर कुछ चीजों से बढ़ती है तो कुछ चीजें उसे कंट्रोल भी करती हैं।
उन्हें संसद को जवाब देना होता है, संविधान के दायरे में रहना होता है और हाँ, न्यायपालिका का भी दबाव होता है। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही शक्तिशाली पद है, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक संतुलन के साथ आता है। लोकसभा यानी भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, और सच पूछिए तो ये नाम ही इसकी असली पहचान है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सदस्यों को कोई और नहीं बल्कि सीधे भारत की जनता वोट देकर चुनती है। तो सवाल ये है कि ये सदन बनता कैसे है। चलिए सबसे पहले इसकी बनावट को समझते हैं। पूरे देश से कुल 543 सदस्य चुने जाते हैं, जो संसद में हमारी आपकी आवाज बनते हैं। ये चुने जाते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से, मतलब 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट कर सकता है। एक लोकसभा का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल, हालांकि इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। सदस्य बनने की शर्तें भी बहुत सीधी हैं। भारत का नागरिक हो, उम्र 25+ हो और कोई लाभ का पद न हो। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, लोकसभा की शक्तियों पर, जो इसे इतना खास बनाती हैं। इसके पास कई तरह की जबरदस्त शक्तियां हैं, कानून बनाने से लेकर सरकार पर लगाम कसने तक। खासकर जब बात पैसों की हो, कोई भी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और यही वजह है कि बजट और टैक्स जैसे मामलों में लोकसभा का फैसला ही आखिरी माना जाता है। और एक बहुत मजेदार बात, सरकार अपनी हर बात के लिए सीधे तौर पर लोकसभा को ही जवाब देती है। इसका सीधा मतलब है सरकार तभी तक है जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत का समर्थन है। तो इतनी शक्तियों के साथ लोकसभा करती क्या है? चलिए इसके मुख्य कामों पर नजर डालते हैं। इसका काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं, बल्कि सरकार के काम पर सवाल उठाना और हमारी आवाज बनना भी है। तो इन सब बातों का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? लोकसभा इतनी जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, यही वो जगह है जो पक्का करती है कि देश पर जनता के चुने हुए लोगों का राज हो। असल में लोकसभा ही इस बात का सबूत है कि असली ताकत सरकार में नहीं बल्कि जनता में है। चलिए समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री आखिर करता क्या है और उसके पास कितनी ताकत होती है। सीधा सा हिसाब है, जो काम देश में प्रधानमंत्री का, वही काम राज्य में मुख्यमंत्री का। इस पूरे रोल को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की पोजीशन की। आखिर उनकी जगह क्या है? कहने को तो राज्य के मुखिया राज्यपाल हैं, पर असली पावर तो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट मतलब सारे मंत्रियों के लीडर होते हैं, सब उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। वो राज्यपाल और अपने मंत्रियों के बीच एक लिंक की तरह काम करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी ताकत विधानसभा में उनकी पार्टी का बहुमत। चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों की। उनके पास क्या क्या पावर्स हैं? तो सवाल ये उठता है कि राज्य के मंत्री आखिर चुनता कौन है? भले ही अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हों, पर अपनी टीम तो मुख्यमंत्री खुद ही चुनते हैं। कौन सा मंत्री क्या काम करेगा, ये मुख्यमंत्री तय करते हैं और प्रशासन भी वही कंट्रोल करते हैं। विधानसभा में सरकार के लीडर वही होते हैं। कानून बनाने से लेकर विधानसभा भंग करने की सलाह भी वही देते हैं। राज्य का बजट हो या टैक्स, पैसों से जुड़ा हर बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की देखरेख में ही होता है। सारे बड़े सरकारी अफसर उनके अंडर काम करते हैं और केंद्र के सामने राज्य की बात भी वही रखते हैं। तो असल में एक मुख्यमंत्री का दिन भर का काम होता क्या है? सरकार चलाने, नीतियां बनाने से लेकर राज्य में शांति बनाए रखने तक सब उनकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में सवाल आता है कि मुख्यमंत्री का पद इतना जरूरी क्यों है? किसी भी राज्य की तरक्की, शांति और उसका भविष्य सब मुख्यमंत्री के काम पर ही निर्भर करता है। मतलब मुख्यमंत्री ही राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी और डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट होते हैं। एक काबिल मुख्यमंत्री अपने विजन से पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। भारतीय संसद में एक ऐसा नियम है जो असल में कहीं लिखा ही नहीं है। मतलब संसद का सबसे जरूरी घंटा, और वो भी नियमों की किताब में है ही नहीं। जी हां, इसे कहते हैं शून्य प्रहर। ये संसद की एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली परंपरा है। ये वो टाइम है जब कोई भी सदस्य बिना पहले बताए सरकार से सीधे सवाल पूछ सकता है। इसका नाम भी इसकी टाइमिंग से ही आया है। ये शुरू होता है ठीक दोपहर 12 बजे। और मजे की बात यह है कि ये कोई कानून नहीं है। 1962 के आसपास ये बस एक परंपरा की तरह शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि ये इनफॉर्मल घंटा आखिर काम कैसे करता है? इसकी क्या खासियत है? देखिए, जहां बाकी कार्रवाई सख्त नियमों से बंधी है, वहीं शून्य प्रहर की असली ताकत है इसका तुरंत एक्शन लेना। अच्छा, तो ये बिना लिखा नियम इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं।
ये एक तरह से डेमोक्रेसी का सेफ्टी वाल्व है। ये पक्का करता है कि जनता की आवाज हमेशा सुनी जाए। लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। एक नज़र उन पर भी डालते हैं। अब क्योंकि कोई पक्के नियम नहीं है तो कभी-कभी टाइम कम पड़ जाता है और हंगामा भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर भले ही ये अनौपचारिक हो, पर शून्य प्रहर लोकतंत्र को ज्यादा वाइब्रेंट और जवाबदेह बनाता है।